हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से बीएसएससी पीटी एग्जाम के लिए जो रुकमिन पब्लिकेशन यानी कि प्लेटफॉर्म के द्वारा जो मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया वॉल्यूम 2 20 सेट इस बुक में दिया हुआ है। तो आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का सेट नंबर 10। टोटल 150 प्रश्न देखेंगे, जिसमें से मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर टिक करेंगे। आप लोग खुद से उसे सॉल्व कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं टेस्ट सीरीज 10 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है इसमें कि नवंबर 2023 में किसने भारत के लिए फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में शीर्ष खिताब जीता। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे विदित गुजराती और आर वैशाली दोनों ने जीता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 होगा। कह रहा है इसमें हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है आर माधवन को। ठीक है, अभिनेता आर माधवन को जो है हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इसमें कि संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया गया था। तो देखिए, सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रियाद हो जाएगा। ठीक है, संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें फाइनल मुकाबला जो हुआ था फ्रेंड्स, उसमें कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 वर्षों में पहली बार ट्रॉफी अपने नाम किया था। और संतोष ट्रॉफी जो है यह एक स्टेट लेवल फुटबॉल प्रतियोगिता है, यह भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा फ्रेंड्स यहाँ पे ईरान जो है यह सार्क का सदस्य देश नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। बात करें अगर सार्क की, तो सार्क जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का शॉर्ट फॉर्म है और इसका जो मुख्यालय है सार्क का वह नेपाल के काठमांडू में स्थित है। बात करें इसके स्थापना की, तो सार्क की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वह 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को सार्क की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई। सही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में जो है यह घटना घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना जो है यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुई थी और चौरी चौरा कांड जो है यह 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। याद रखिएगा आप लोग, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है यह घटना घटित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। किस बंदरगाह का नाम बदलकर? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कांडला जो है फ्रेंड्स यह एक ज्वारीय और प्राकृतिक पत्तन है, ये भी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यह गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, नौसेना विमानन संग्रहालय का जो है उद्घाटन जो है फ्रेंड्स यह अक्टूबर 1998 ईस्वी में हुई थी, यह भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो सही आंसर है इसका, देखिए सेल्वा प्रभु तिरुमरन जो है यह बन गए हैं अंडर 20 पुरुष एथलीट। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही है इसका, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा। देखिए, ऑस्कर पुरस्कार समारोह में दी जाने वाली प्रतिमा का नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है, ये भी सही है। 2 में है इसके मूर्तिकार जॉर्ज स्टैनली हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा यह किया गया है, तो यह किया गया देखिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, सुधार गृह कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है इसमें कि 10 कुमार चरित किसने रची थी। 10 कुमार चरित किसने रची थी, तो राइट आंसर है इसका देखिए यहाँ पे दांडी। ठीक है, दांडी जो है 10 कुमार चरित की रचना जो है दांडी के द्वारा करा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। और दांडी जो है यह पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उबेर कप किस खेल में दिया जाता है। उबेर कप किस खेल में दिया जाता है, राइट आंसर है यह महिला बैडमिंटन में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 होगा फ्रेंड्स। और देखिए इसमें कह रहा है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। तो याद रखिएगा इसमें जो है 15% से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो कुल संख्या है वह लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। और याद रखिएगा आप लोग कि मंत्रिपरिषद जो है यह एक संवैधानिक निकाय है और इसका वर्णन अनुच्छेद 74 तथा 75 में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और मंत्रिपरिषद जो है यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे 15% बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इसमें कि सोलो आना बल्लू किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है। किस भारतीय फुटबॉलर की आत्मकथा है, याद रखिएगा यह जो है यह सुब्रत भट्टाचार्य की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो याद रखिएगा यह हुआ है तिरुपति में। ठीक है, भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ जो है यह तिरुपति में प्रारंभ हुआ है। और तिरुपति कहाँ है, तो यह आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और याद रखिएगा फ्रेंड्स लिथियम सेल का प्रयोग जो होता है वह शुष्क सेल में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। और 23 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ फ्रेंड्स देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 40/3। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 24। 24 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 26 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट 28 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। किस क्षेत्र में इन्होंने संघर्ष किया था, राइट आंसर है देखिए अवध के क्षेत्र में। ठीक है, बाबा रामचंद्र ने औपनिवेशिक शासन के दौरान मुख्य रूप से अवध क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 है। कह रहा है इस पे कि राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी किस साम्राज्य के शासक थे। किस साम्राज्य के शासक थे, तो राइट आंसर है देखिए यह गौड़ साम्राज्य के शासक थे। ठीक है, गौड़ साम्राज्य के शासक थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शशांक जो है यह शैव धर्म का अनुयायी था और इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, बाघा जतीन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे 34।
कह रहा है कि पहला मुगल बादशाह कौन था। पहला मुगल बादशाह कौन था? राइट आंसर है बाबर जो है यह पहला मुगल बादशाह था, और इसका जो वास्तविक नाम था फ्रेंड्स वह था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चेतियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला किसका पर्व है? मनाया जाने वाला किसका पर्व है? तो राइट आंसर है इसका देखिए यह बौद्ध धर्म का पर्व है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 36। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का एक लोकप्रिय त्योहार है? निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का एक लोकप्रिय त्योहार है? याद रखिएगा धनु यात्रा जो है, धनु यात्रा यह ओडिशा का एक लोकप्रिय त्योहार है, और धनु यात्रा महोत्सव विश्व का सबसे बड़ा खुला थिएटर माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। धनु यात्रा भगवान कृष्ण और उनके मामा राजकंस की पौराणिक कथा पर आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन यहाँ पे हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, केवल ए और बी। ए और बी जो है ये दोनों कथन सही हो जाएगा। ए में है कि इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे, और बी में है संवैधानिक बेंच ने 2 बहुमत के साथ ईडब्ल्यूएस आरक्षण के 10% को बरकरार रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 38। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तसोंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? किस भारतीय राज्य में स्थित है? याद रखिएगा यह सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, तसोंगमो झील जो है यह सिक्किम राज्य में स्थित है, और तसोंगमो झील को चांगू झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे चांगू झील के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? किस वर्ष में की गई थी? तो याद रखिएगा यह 1955 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं किसमें प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी यूएसएसआर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? यूएसएसआर हो जाएगा। देखिए भारत की पंचवर्षीय योजनाएं जो है यूएसएसआर में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 41 क्वेश्चन होगा। कह रहा है इसमें आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था फ्रेंड्स 1942 ईस्वी में। ठीक है, 1942 ईस्वी में जो है रास बिहारी बोस की प्रेरणा पर कैप्टन मोहन सिंह ने आईएनए यानी कि आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन की स्थापना करी थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे 1929 ईस्वी हो जाएगा। 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किए, और 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1929 ईस्वी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 43। देखिए इस पे कह रहा है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? किस गवर्नर जनरल ने ऐसा किया था? तो यह किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, तथाकथित कुशासन के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर राज्य को मिला लिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इस पे कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? किसने किया था? तो यह किया था मीर कासिम ने। ठीक है, मीर कासिम ने क्या किया था? अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? तो सही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ओडिशा। ठीक है, ओडिशा जो है यह भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। और याद रखिएगा बॉक्साइट जो है यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, किसका? एल्यूमिनियम का यह अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओडिशा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा 46 का।
उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन, और 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे 49 का जो सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इसका 17 वर्ष। 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 144। उसके बाद 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर डी। 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 60, और इसका जो सही आंसर दिया हुआ फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका जो है ए हो जाएगा। ठीक है, 60 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए इस पे कह रहा है कि निम्न में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। किस देश के संविधान से, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यह जापान के संविधान से अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखिएगा यह अनुच्छेद 34 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 34 के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है। देखिए मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियों में जैसे युद्ध, अशांति, दंगे या कानून का उल्लंघन आदि में लागू किया जाता है, और मार्शल लॉ की भारतीय संविधान में व्याख्या नहीं की गई है, पर इसका शाब्दिक अर्थ जो है सैन्य शासन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 34 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। किसने किया था, तो यह किया था चांद बीबी ने। ठीक है, चांद बीबी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और चांद बीबी 1599 ईस्वी में अकबर का विरोध करते हुए सेना के विद्रोह में मारी गई थी। कब मारी गई थी, 1599 ईस्वी में, याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 64 कह रहा है कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। सही आंसर है 2009 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह ये सभी किस देश से संबंधित है। ये सभी के सभी किस देश से संबंधित है, तो याद रखिएगा यह चीन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि पेसो किस देश की मुद्रा है। पेसो किस देश की मुद्रा है, तो याद रखिएगा पेसो जो है यह अर्जेंटीना देश की मुद्रा है। ठीक है, अर्जेंटीना देश की मुद्रा है ये। ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है सही आंसर हो जाएगा। और अर्जेंटीना की जो राजधानी है फ्रेंड्स वह ब्यूनस आयर्स है, ये भी याद रखिएगा। और पंपास को अर्जेंटीना का हृदय स्थल कहा जाता है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 इसमें है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ की थी। किसके द्वारा यह प्रारंभ किया गया था, तो यह गुरु अंगद के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। गुरुमुखी लिपि जो है यह पंजाबी भाषा में प्रयुक्त होने वाली लिपि है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 68 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, भारत का राजस्थान पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे देखिए इस पे कह रहा है कि बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है। बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है, तो यह दिव्यांग जन से संबंधित है। ठीक है, बिहार सरकार की संबल योजना जो है यह दिव्यांग जन से संबंधित है। संबल योजना के अंतर्गत फ्रेंड्स 40% या उससे अधिक गंभीरता के जरूरतमंद दिव्यांग व्यक्तियों को आवश्यक कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण जैसे कि शिक्षा या स्वरोजगार, ऋण, प्रमाणीकरण आदि दिया जाता है। तो याद रखिएगा यह किससे संबंधित है, संबल योजना, तो यह दिव्यांगजन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 70 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है इनमें से। तो सही आंसर इसका देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी कि दोनों कथन जो है यह क्या है, बिल्कुल राइट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 71 नंबर कह रहा है कि ग्राम सभा एक गाँव के सभी लोगों की
आम सभा है जिन्होंने किस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 72। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था ये? तो यह अपनाया गया था, याद रखिएगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है यह अपनाया गया था। बात करें चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय अवधि की, तो इसकी जो समय अवधि थी वह थी 1969 से लेके 1974 ईस्वी तक। ये भी याद रखिएगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है भारत के संविधान के किस भाग में? तो याद रखिएगा यह किया गया है भाग 9 में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि हरित ऊर्जा कॉरिडोर यानी कि जीईसी चरण 2 की योजना को किसने अपनी मंजूरी दी है? किसने अपनी मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दिया है भारत सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75। इस पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? वो कौन सा पर्वतीय दर्रा है? तो याद रखिएगा वो पर्वतीय दर्रा है दीफू दर्रा। ठीक है, कौन सा दर्रा? दीफू दर्रा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। और यह दीफू दर्रा जो है फ्रेंड्स यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 77 का जो है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 77 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 78 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका सही आंसर 82 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 83 और 83 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 85 का यहाँ पे देखिए 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 87 नंबर और 87 का सही आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 जो है इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन देखिए जो दिया हुआ है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 89 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 90 और 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 91। कह रहा है इस पे 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो देखिए सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह अनुच्छेद 300 ए जो दिया हुआ है इसको प्रभावित किया था। 44वें संशोधन जो है यह भारतीय संविधान के 300 ए अनुच्छेद को प्रभावित किया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? किस नदी पर बनाया गया था? तो यह बनाया गया था देखिए दामोदर नदी पर। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध जो है यह दामोदर नदी पर बनाया गया था। और दामोदर नदी घाटी जो है निगम स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो कि 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आया था। तो आप लोग याद रखिएगा दामोदर नदी जो है यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए कह रहा है इसमें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का संविधान कब लागू हुआ था? यह वह तिथि है जिसे अब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए 7 अप्रैल 1948 ईस्वी। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी जो है इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो का संविधान जो है यह 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को लागू हुआ था और यह वही तिथि है जिसे अब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौमेत, नामचा बरुआ, गुरला, मंधाता निम्न में से किसके नाम है। ये सब के सब जो है किसके नाम है, तो याद रखिएगा ये सब जो है हिमालय की पर्वतीय चोटियों के नाम है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि दिद्धा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कश्मीर पर इन्होंने शासन किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सही आंसर है इसका यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद मीथेन, ये सभी के सभी जो है क्या है ग्रीन हाउस गैस है। बाकी ऑक्सीजन जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है, याद रखिएगा यह विषाणु यानी कि वायरस की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हेपेटाइटिस जो है फ्रेंड्स ये यकृत को प्रभावित करता है, यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है इसमें प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में है कितना। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में क्या होगा, तो सही है इसका देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 6.626 × 10⁻⁻34। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं। इनमें से किसे ब्लैक लेड कहते हैं, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट को जो है ब्लैक लेड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका प्रतिपादन किया था जोहान्स केपलर ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन जोहान्स केपलर ने किया था और ग्रहों की गति संबंधी केपलर ने 3 नियम दिए थे, ये भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण क्रिप्टो लॉकर है। किसका उदाहरण क्रिप्टो लॉकर है, तो सही है इसका यहाँ पे देखिए रैनसमवेयर का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 103 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो 103 दिया हुआ है इस पे कह रहा है कि विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, तो इसे वोल्ट एम्पियर के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर। इस पे कह रहा है कि बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल है, तो सही आंसर है देखिए यहाँ पे मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन के अलावा जो है सभी शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल, तो सही है इसका यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच में होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 और 106 का सही आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 107 नंबर क्वेश्चन। 107 देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद 108 का जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। 109 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 110 नंबर क्वेश्चन होगा और 110 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 111 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 112 नंबर क्वेश्चन जो दिया फ्रेंड्स देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद 113 नंबर क्वेश्चन और 113 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 114 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 115 का ऑप्शन नंबर बी। 116 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। 117 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 118 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 119 जो दिया हुआ देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 120 का ऑप्शन नंबर ए है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है, उनमें से वह कौन सी धातु है। तो वह धातु हो जाएगा यहाँ पे देखिए स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण की प्रकृति जो है यह विषैली नहीं होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 122 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है। कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए एक बड़े और सुसज्जित भवन में रहना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 123 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि 1845 में किस जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की। किसने किया था, तो यह किया था, याद रखिएगा, हरमन कोल्बे ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन की पहचान कीजिए। सही कथन की पहचान कीजिए, तो सही कथन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन जो है यह बल का मात्रक है। ठीक है, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है, तो यह कथन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में तरित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है। किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है, तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही है इसका यहाँ पे देखिए, इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। यह कथन जो है बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, यह कथन बिल्कुल भी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इथेनॉल जो है यह पानी में घुलता नहीं, यह कथन बिल्कुल भी सही नहीं है। इथेनॉल पानी और कई कार्बनिक यौगिकों के साथ आसानी से घुल जाता है, और इथेनॉल जो है फ्रेंड्स यह कमरे के तापमान पर तरल होता है, और इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल भी कहा जाता है, यह भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 128। इस पे कह रहा है कि गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है। कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है गोबर गैस में, सही आंसर है यहाँ पे देखिए मीथेन हो जाएगा। ठीक है, गोबर गैस में मीथेन का सर्वाधिक अवयव पाया जाता है। गोबर गैस में 65 से लेकर 70% तक जो है मीथेन पाया जाता है, 65 से लेकर 70% तक, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 129 नंबर कह रहा है इसमें टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है। टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता है, तो आप लोग याद रखिएगा इसमें पुष्प यानी कि फ्लावर जो है नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखता है क्योंकि, इसका क्या रीजन है, तो इसका रीजन है बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव क्या होता है, तो सही है इसका देखिए एक दिशा में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है। किस कारण कर रही है, तो इसका रीजन है आवृत्ति की व्यापक श्रेणी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है, तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी म्हो हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि उस वर्णक का नाम बताइए जिसकी वजह से पौधों का रंग हरा होता है। वो कौन सा वर्णक है, तो उस वर्णक का नाम है फ्रेंड्स यहाँ पे क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 135 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 136 जो दिया हुआ फ्रेंड्स देखिए 136 का यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 137 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 138 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 139। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद चलिए इसका आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ 139 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 140 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 141 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 142 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 143 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा देखिए 144, और 144 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 146 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 147, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
149 का यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी है। और उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, और इसका सही आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 बुक जो लॉन्च किया गया है बीएसएससी पीटी एग्जाम के लिए। आज हम लोग इसका 10वां मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर किए हैं, टोटल 150 प्रश्न देखे हैं। दूसरे सेट की तरह ये सेट भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन और महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।